अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, दहशत गर्दी के नासूर से निपटने के लिए 2007 से शुरू होने वाले ऑपरेशन राहे हक से लेकर ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और ऑपरेशन नदुल फसाद तक छोटे बड़े दर्जनों ऑपरेशन हुए और दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान को $1 बिलियन के नुकसान के साथ साथ सिविल और अस्करी अफराद की 1 लाख जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा। मगर 2.5 दहाइयां गुजर जाने के बावजूद दहशत गर्दी का नासूर आज भी वहीं खड़ा है और इसी शिद्दत पसंदी की वजह से मुल्क में अमन नापैद है और अमन ना होने की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान आने को तरजीह नहीं देते। आज जब मुल्क में IMF डिक्लेयर्ड या यूं कहें कि IMF डिक्टेशन का बजट जो है वो लाया जा रहा है और अवाम महंगाई की चक्की में पीसने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, तो मुल्क की मईशत को सहारा देने की खातिर सरमायाकारी लाना नागुज़ीर है। मगर बैरून मुल्क के सरमायाकारों को लाने के लिए मुल्क में अमन भी नागुज़ीर है और इसके लिए दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की इजाज़त दे दी। गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज है। आएँ आज इस बात का फैसला करें और पूरे अज़्म के साथ करें और आनी यकीन के साथ करें कि हम उन तमाम फैसलों को जिससे कि दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का आगाज़ हो, पूरे अज़्म के साथ उसको नाफिज़ुल अमल करें। मगर क्या करें, जिस तरह मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, ठीक उसी तरह दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भी सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मईशत हो या दहशत गर्दी, हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब सारी सियासी जमातें एक पेज पर होंगी। मगर वज़ीर आज़म की एपेक्स कमेटी में सभी सूबों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी चीफ समेत सभी की मुशावरत और रजामंदी के बाद जिस ऑपरेशन का ऐलान किया उसे अपोजिशन की जमातों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF ने मानने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने न सिर्फ ऐवान में इस पर एतराज़ उठाया बल्कि पार्लियामान में इस पर बहस करने का भी मुतालबा कर दिया। किसी से अपने इलाके में जंग नहीं चाहते, मजीद कोई ऑपरेशन का बात की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। अगर किसी की ये गलत फहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूँ हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री। हमने यही आवाज उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। ये ईमान जैसा भी है, जिसे भी लोग बैठे हों, स्ट्रेंजर ही सही, बट ईमान है। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए। मेरा सवाल ये है, कब कब ऐसा क्यों होता है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? नवे में जेल किसने बनाई? क्यों उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिया? और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को। क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अफगानिस्तान में अमन कायम करने के नाम पर, दहशत गर्दों को कौमी धारे में लाने के नाम पर न सिर्फ जेलों से रिहा करती रही बल्कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में लाकर आबाद भी करती रही। मगर आज वही तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फौजी ऑपरेशन के हक में वोट देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद कुछ लोग जाने या अनजाने में कई ऐसे इक़दामात करते हैं या एहतजाज करते हैं जो मुल्क या रियासत के हक में कभी भी बेहतर साबित नहीं होते। 2014 के धरने से लेकर साइफर को बुनियाद बनाकर अमेरिका के खिलाफ बयानियां बनाने, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर सानेहा 9 मई बर्पा करने, PDM हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए IMF को खत लिखने और जल्द इलेक्शन के लिए अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तानियों के खिलाफ करारदादें लाने से लेकर आज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हक में वोट देने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम का शिकार नजर आती है और अपने गलत फैसलों से अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मुल्क और कौम के लिए भी मुश्किलात पैदा करती दिखाई देती है।
मुल्क की मईशत हो, मुल्क का अमन हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो या मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की का सवाल हो, एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है। ज़ाती अना, जिद और शराइत से मलबूस मुज़ाकरात और टेबल टॉक दूरियों को जन्म देंगे, और अगर मुल्क के लिए एक पेज पर आना है तो सभी को एक एक कदम पीछे हटना होगा। ज़ाती मुफादात से बुलंद तर होकर सोचना होगा। इदारों को अपनी हुदूद और सियासतदानों को आइन की पासदारी करना होगी। इक्तदार के लिए डील करने से गुरेज करना होगा और लंदन प्लान की बजाय पाकिस्तान खप्पे प्लान पर अमल दरामद करना होगा। मगर सवाल ये है कि तामीर तरक्की के एक पेज पर आने के लिए पहल कौन करेगा? इससे शुरुआत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, आज आप भी काफ़ी दबंग बोले और आज हुकूमत के बेंचेस से भी बड़ी दबंग किस्म की आवाज़ें आई, लेकिन आप लोगों ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर एतराज़ भी उठाया और फिर हमने देखा कि वॉकआउट भी किया। ये क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई? इस पे तो आप लोगों को एक पेज पे होना चाहिए वैसे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अगर हमें असेंबली की फ्लोर पे बोलने दिया जाता तो ये कंफ्यूजन ही ना होती। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में या कहीं भी कोई ऑपरेशन शुरू करना है नहीं करना, वो तो बात की बात है। सबसे पहले उस इशू को पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप डिस्कस करें, पार्लियामेंट को आप एतमाद में लें, बताएं आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद अगर जरूरत महसूस हो अब इन कैमरा डिबेट करें। माजी में ऐसा होता रहा, मुतल्लिका जिम्मेदार इदारों के हेड्स आते रहे, हमारे अपने दौर में आते रहे, आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस के, इंटर सर्विसेज के चीफ आते रहे, DGI, और वो पार्लियामेंटेरियंस को इन कैमरा ब्रीफिंग दे देते हैं। अगर कंसेंसस की जरूरत हो तो पार्लियामेंट, और हमेशा ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, जब से मैं पार्लियामेंट में हूं मैंने ये देखा है कि जब पाकिस्तान की बका और सलामती की बात आती है, पार्लियामेंटेरियंस पार्टी लाइन से अबव फिर पाकिस्तान की सलामती के लिए फिर एक मजबूत फोर्स के तौर पे सपोर्ट करते हैं अपने दिफा के इदारों को। लेकिन आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें, कोई भी जंग अगर किसी ने कहीं भी लड़नी होती है वो कौम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। दूसरी चीज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, एपेक्स कमेटी होगी, लेकिन सबसे एपेक्स बॉडी वो है पार्लियामेंट जो सुप्रीम है। आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें, सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट में बैठी है, आप हमें एतमाद में लें। लेकिन यही बात खान साहब, उसके पीछे पूरी कौम खड़ी होगी। खान साहब, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग अ पॉइंट। यहाँ पर एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामेंट बालातर है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि KP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वो रजामंदी जाहिर करते हैं, आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही बात की। नहीं, एहतजाज हमारा किस नुक्ते पे है उसको प्लीज समझिए। एहतजाज इस पे है कि कोई एपेक्स कमेटी है, बिल्कुल है। एपेक्स कमेटी वो पार्लियामेंट के नीचे आती है। आप पार्लियामेंट को बताएं आप क्या करना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें। आप हमें नहीं तो फिर खान साहब यही बात तो यही पॉइंट तो अली अमीन गंडापुर साहब को डिस्कस करना चाहिए था। बताए कि वो क्या करना चाहते हैं। खान साहब यही पॉइंट डिस्कस करना चाहिए था। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जी, अली अमीन गंडापुर एक सूबे के हमारे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के सदर भी हैं तहरीक इंसाफ के। लेकिन वो अगर एपेक्स कमेटी में ना बैठे तो फिर बात होगी कि जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे वहां शिरकत की है, लेकिन अली अमीन खान जो हैं वो तहरीक इंसाफ को, जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव जमात है, वो है कोर कमेटी। और उसकी जो एपेक्स या उसकी जो सुपरा एक बॉडी है वो आपकी यहाँ मरकज में बैठती है। तो आपने अगर तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना है तो अली अमीन खान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जनरल सेक्रेटरी प्लस बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का इसमें इनपुट किधर है? इसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर भी हैं और साथ में चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उनका इनपुट किधर है? हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का इनपुट किधर है? और इन चीजों को छोड़ें एक तरफ करके, माजी की हिस्ट्री उठा के देखें।
14 में आपने ज़रब अज़ब किया, 14-15 में ठीक है, पार्लियामेंट को आपने एतमाद में लिया। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान साहब अपोजिशन के मेन लीडर थे। मुझे याद है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस में वो मीटिंग हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद, और पूरी कौम यकजान दो कालब हुई थी, और पूरी कौम ने एक फैसला किया था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। उससे पहले डायलॉग की भी कोशिश की गई थी, वो भी पार्लियामेंट ने इजाजत दी थी। ऑपरेशन की इजाजत भी उस जमाने में पार्लियामेंट ने दी, और जब पार्लियामेंट पीछे खड़ी हुई तो उसमें आपको काफी कामयाबी मिली। हमारे दौर में भी जब ऐसा इशू आया तो पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट्री लीडर्स को सबको 2 दफा ऐसे इश्यूज आए हैं, बल्कि 3 दफा शायद। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कस होना चाहिए इन कैमरा, लेकिन व्हाट इफ अगर वो नहीं डिस्कस करते, क्योंकि सेंसिटिविटी हो सकती है, ये हो सकता है कि ये बहुत एक सीक्रेटली चीज है जो हम करने जा रहे हैं, तो फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? देखें, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोई बॉडी नहीं है। माजी में अगर इस तरह की चीजों और ऑपरेशंस के लिए पार्लियामेंट का एतमाद में लिया गया और इन कैमरा ब्रीफिंग्स दी गई, तो अब क्या अमर माने हैं? क्या अब क्या ऐसा कोई नया होने जा रहा है? और उसमें देखें, खैबर पख्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेटिव MNAs खासकर ट्राइबल बेल्ट के कौमी असम्बली में बैठे हैं। आप अगर वहां कोई ऑपरेशन करना भी चाहते हैं, आपको वहां अपनी कौम को अपने पीछे खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उनको एतमाद में लेना पड़े। ये नहीं हो सकता कि आप ऊपर से कोई ऑपरेशन लॉन्च कर दें। देखें, ट्रेडिशनली स्पीकिंग, ऑन प्रिंसिपल, हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब इस तरह के ऑपरेशन के हमेशा खिलाफ रहे हैं। देखिए, मुल्क के लिए फिर आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए। लेकिन खान साहब, मुझे बिल्कुल आप मुझे माजी में ले गए हैं। खान साहब माजी में ले गए, लेकिन वो जो गुड तालिबान बैक जी देखिए, मेरी बात सुनिए, ये इस पे कैटेगोरिकल पोजीशन है। अगर कौम की सपोर्ट के बगैर आप जंग जीत सकते हैं तो जाएं जीत लें, लेकिन अगर कौम की सपोर्ट चाहिए तो कौम की रिप्रेजेंटेटिव ना कोई एपेक्स बॉडी है, ना कोई सूबाई असेंबली है, ना कोई सूबा है। कौम की रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामान है, जहां हम सब बैठे हैं और हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता, तो क्या वो पार्लियामेंट से ऊपर कोई बॉडी है? क्या पार्लियामेंट से ज्यादा कोई ताकतवर लोग हैं? आप अगर पार्लियामेंट पे एतमाद नहीं करते, इसका मतलब है कि फिर आपको कौम की सपोर्ट नहीं चाहिए। ऐसे ना करें, आप इस पार्लियामेंट को एतमाद में लें। और पश्तून बेल्ट में पहली बहुत खून जो है वो बह चुका है। अगर आपको उनकी सपोर्ट चाहिए, आपको उनको पार्लियामेंटेरियंस को, कौमी असम्बली के उनके मेंबरान को आपको ऑन बोर्ड लेना होगा, क्योंकि इसके डायरेक्ट इफेक्ट हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में आएंगे। इसलिए हम दोबारा ये कहते हैं, हम सब चाहते हैं पाकिस्तान की अमन सलामती हो। हमसे ज्यादा कोई नहीं चाहता, हमसे ज्यादा कुर्बानियां भी किसी ने नहीं, और हमने हमेशा सपोर्ट किया अपनी आर्म फोर्सेस को भी और अपने दिफा के इदारों को भी। लेकिन हम सबको इस पे सर जोड़ के बैठना होगा, एंड द प्लेस फॉर दैट इज पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैं मुझे वन लाइनर दीजिएगा, फिर विल मूव फॉरवर्ड। मुझे बताइएगा खान साहब, अगर वो पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते हैं तब तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पार्लियामेंट में लेके आए, हम उसको देखेंगे। अगर हम समझते हैं कि यस ये जरूरी है, तो कौन सा पाकिस्तानी होगा जो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए सपोर्ट नहीं देगा? लेकिन आपको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के बगैर ना ये मुल्क चल सकता है और ना कोई ऑपरेशन कामयाब हो सकता है। और अगर वो इसको ऑन टेबल नहीं लेके आते, खान साहब, द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर वो इसको ऑन टेबल नहीं लेके आते पार्लियामेंट में, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप साथ नहीं देंगे फिर? देखें, आपको पार्लियामेंट में लेके आना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके आएंगे, इसका मतलब फिर ये है कि आप एक चीज खैबर पख्तूनख्वा पे ऊपर से इम्पोज कर रहे हैं। पार्लियामेंट को एतमाद में ना लेने का क्या मतलब है? क्या कोई चीज है छुपाने के लिए? क्यों माजी में अगर ऐसा, देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में, हमारे दौर में, मियां साहब जरदारी साहब जब सदर थे, 2008 की मैं बात करूं, 8 से 13, आपने सवात ऑपरेशन किया, आपने पार्लियामेंट के एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान साहब भी उसमें थे। नवाज शरीफ साहब के दौर में ज़रब अज़ब हुआ, आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। इन कैमरा ब्रीफिंग्स हुई, हमारी खान साहब होते थे, शाह महमूद, ज़रब अज़ब हुआ था बाद में, और रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब हुआ। और फिर हमारे दौर में जब हिंदुस्तान ने अटैक किया, हमने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, पार्लियामेंट्री लीडर्स को एतमाद में लिया। इन कैमरा ब्रीफिंग्स हुई। बाजवा साहब आर्मी चीफ थे,
फैज साहब DGI थे, उनको बुलाया गया, उन्होंने ब्रीफिंग दी. मुझे बताएं एक अपोजिशन का लीडर. लेकिन खान साहब मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा पॉलिटिकली भी इसको डिस्कस कर लें. मुझे जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मैं चाहूंगी कि हमें थोड़ा सा टाइम भी और दे दें पैनल, ताकि हम इसको डिस्कस कर लें खान साहब के मौजूदगी में. ठीक है, वो पार्लियामेंट में आप मुतालबा करें कि लेकर आए, माजी में भी लेकर आए थे, ऑन टेबल होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे और ये वगैरह वगैरह. लेकिन आप इस सिचुएशन को समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब खान साहब ने कहा कि देयर आर गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे. आप लोगों ने तालिबान की आबादकारियां कराई हैं यहाँ पर. दहशतगर्दी का इतना बड़ा नासूर है मुल्क में जो जाने का नाम नहीं ले रहा. चीन के साथ आप प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं खान साहब, आप लोगों के नुमाइंदे, चाहे वो बैरिस्टर अली जफर हों या दीगर हों, वो उस वक्त हम ही बढ़ते हैं, एक पेज पे नजर आते हैं. वी अप्रिशिएट दैट. लेकिन जब बात आती है इसको खत्म करने की कि मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी, वहां पर आप इख्तलाफ खड़ा कर देते हैं. जी पार्लियामेंट में लेकर आए. मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि आप कह रहे हैं, अभी भी असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम बात करेंगे अफगानिस्तान से. आप लोगों ने माजी में भी तो बात करके देखी है, आपकी गवर्नमेंट में भी बात हुई है, उसका नतीजा तो कुछ खास नहीं निकला. नतीजा निकला, 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई, अमन कायम हुआ और कॉर्डियल रिलेशंस कायम हुए. और आपको अफगानिस्तान आपका हमसाया है, आपको उनसे अच्छे ताल्लुकात आपने बनाने हैं. ये आपकी ख्वाहिश नहीं, ये आपकी मजबूरी है. आपने ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं. पीसफुल एटमॉस्फेयर आपने इस्लामाबाद और तेहरान के बीच में, इस्लामाबाद काबुल के बीच में आपने एक अच्छे रिलेशंस रखने हैं. क्योंकि यू कांट चेंज, you can change your friends but you can't change your neighbors. हिंदुस्तान पहले ही एक हॉस्टाइल टेरिटरी है, आपका दुश्मन मुल्क है. इस हालात में आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं? अफगानिस्तान से खुदा न खास्ता ओपन वॉर चाहते हैं? देखें, हमने उन लोगों के खिलाफ रियासत ने जाना है जो पाकिस्तान की बका सलामती के दुश्मन है. उनके खिलाफ हम सब ने फिर उनके खिलाफ खड़े होना है. लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हमें दोस्ताना ताल्लुकात चाहिए. ये पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है अफगानिस्तान से. और इमरान खान साहब ने अपने दौर में साबित किया था, पाकिस्तान तारीख में पहली बार इस्लामाबाद और काबुल के बीच में तनाव कम हुआ था और बेहतर रिलेशन शुरू हो गए थे. और ये भी मैं आपको कहता चलूं कि आपने कहा ना कि दहशतगर्दों की आबादकारियां फलाना, ये वो चीज हमारी तो हुकूमत जा चुकी थी. बाजवा साहब आर्मी चीफ थे उस जमाने की, और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, और शहबाज साहब जो हैं वजीर आजम थे. शहबाज साहब जवाब देना, हमारी तो दौर में एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद तो हमारी हुकूमत को चलता किया अमेरिका की ईमा पे. उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बताए ना कि किसने किसको आबाद किया. शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछें, आर्मी चीफ फॉर्मर जो थे उनसे पूछें. हम जरूर उनसे भी पूछेंगे खान साहब. इमरान खान साहब ने, लेकिन जो सवाल आपसे पूछने वाले हैं खान साहब ने तने तनहा कोई फैसला नहीं किया. इमरान खान साहब ने अगर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी फैसला किया है, या इमरान खान हो या उनसे पहले मियां साहब हो या अब शहबाज शरीफ, कोई भी वजीर आजम सिक्योरिटी रिलेटेड फैसले अकेले नहीं करता. तो मिलिट्री लीडरशिप हसास इदारों को साथ लेकर कंसेंसस से फैसले होते हैं. ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने ये कर दिया, फिर आप ये सवाल उस वक्त आर्मी चीफ और उस वक्त एग्जैक्टली यही पेज थे या नहीं थे. तो ऐसे नहीं है कि जनाब इमरान खान ने कह दिया आबाद कर दिया. व्हाट अबाउट शहबाज शरीफ? हम तो चले गए 16 महीने में. शहबाज शरीफ ने क्या किया? उन्होंने इस चीज को रोका था. हमारे दौर में तो सिर्फ इस पे डिस्कशन हुई थी, अमल तो बाद में हुआ होगा, हमें तो नहीं पता. हम तो जेलों में थे, पता नहीं किधर थे. ठीक है, लेकिन जब हम जाहिर है कि बहुत सारे मुश्किल फैसले खान साहब जब लेते हैं, जब गवर्नमेंट अफगान को निकालने की बात करती है, उस पर भी रिएक्शन आता है. मैं थोड़ा सा और आगे चलती हूँ. खान साहब मुझे ये बताएं कि ये जो असद उमर साहब ने एक बयान दिया है और कहा है कि जनरल फैज हमीद पर ट्रस्ट करना या उनके साथ चलना गलती थी, डू यू एग्री विद दैट? वाकई गलती थी? देखिए, मैं तो उस लेवल पे टॉप लीडरशिप के साथ कनेक्ट नहीं था. मैं कैबिनेट मेंबर एज स्टेट मिनिस्टर जरूर था, लेकिन टॉप लेवल पे अगर कोई इंटरेक्शन ज्यादा हुई हो तो कुछ मीटिंग्स में तो हम जरूर बैठे. लेकिन जाहिर है ज्यादा अक्सरियती मीटिंग्स में टॉप लीडरशिप बैठती थी. मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि जब लेकिन आपकी राय क्या है? आप लोगों की गवर्नमेंट गई है और आज तक आप लोग ये इल्जाम लगाते हैं, ये जनरल बाजवा ज्यादा कसूरवार थे या फैज हमीद पर ट्रस्ट करना गलत था? देखिए, मेरा जाती एक्सपीरियंस तो ज्यादा दोनों में से किसी के साथ भी कोई खास नहीं था. एक वाकया हुआ था TLP वाला, जब वो पुरअमन तरीके से हल हो गया, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई वजीर आजम की तरफ से. और मुझे याद पड़ता है उसमें उस वक्त उस कमेटी में शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर साहब भी मेरे साथ थे. फिर आगे उन्होंने मुझे कहा गया कि आप इसको परसू करें, और फिर TLP की लीडरशिप के साथ हम बैठे. उसमें मुझे वजीर आजम इमरान खान साहब की और उस वक्त आर्मी चीफ बाजवा साहब की और DGI उस वक्त फैज साहब की सपोर्ट थी, और हमने उनसे बातचीत की.
اور میں شکر گزار بھی ہوں آج بھی سعد رضوی صاحب کا، انہوں نے بھی سپورٹ کیا اور وہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہوا. آپ کو یاد ہوگا جیلم برج پہ سٹینڈ آف پوزیشن تھی، رینجرز کھڑے تھے، ان کے لوگ تھے، اور وہ اس وقت پھر وہ پرامن طور پہ حل ہو گیا. تو وہ ایکسپیرینس تو اچھا ہوا تھا. لیکن جو ابھی انہوں نے بات کی ہے محمد زبیر صاحب نے فارمر آرمی چیف باجوہ صاحب کے بارے میں ملاقات کے بارے میں، کہ ان کی ملاقات، جی اس پہ میں نے آج قومی اسمبلی میں بھی بات کی ہے کہ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور دا بیسٹ فورم فار دیٹ از اے جوڈیشل کمیشن، یا ذمہ دار ادارے خود اپنی انویسٹیگیشن کریں کہ کیا واقعی ایسے ہوا. اگر ایسا ہوا ہے کہ وقت کے وزیر اعظم چاہے کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہیں، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، خان صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، گلانی صاحب ہیں، جس موجودہ وزیر اعظم سٹنگ جو بھی ہے اس کے خلاف اگر ایسی کوئی چیز کوئی بھی کرتا ہے تو اس کی پھر انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر خان صاحب لاسٹلی مجھے وقت کی کمی ہے، میں لاسٹلی ون لائنر چاہتی ہوں. مجھے بتائیں کہ شہریار آفریدی صاحب نے کل خطاب کیا، یوں لگا کہ وہ ان کا واقعی آخری خطاب ہے جیسے کہ انہوں نے مینشن کیا تھا. آج پھر وہ پائے گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ استعفے دینے کی تیاری میں ہے. اس طرح کی باتیں صحیح ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں استعفیٰ مسائل کا حل نہیں ہوتا. میں تو وہ پہلے استعفے کے بھی حق میں نہیں تھا جو پارلیمنٹ سے ہم نے دیا. میرے خیال میں اگر وہ ہم خالی نہ چھوڑتے میدان تو بہت سے لاز ہی نہ پاس کر پاتے، بلکہ خاص کر نیب لاز جس سے انہوں نے اپنے آپ کو کلین چٹیں دی ہیں. تو یہ ہم سے میرے خیال میں پولیٹیکلی اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اگر ہم ہوتے تو زیادہ اچھا انتر فائٹ کر پاتے، روک دیتے، کوئی طریقہ کرتے، وہ احتجاج ہوتا. لیکن وہ شیر افضل مروت صاحب کو کی واپسی ہے پارٹی میں اس طریقے سے جس طریقے سے وہ تھے؟ دیکھیں شیر افضل صاحب نے پارٹی کے لیے خدمات دی ہیں، اور سیاست میں اچھا برا وقت آتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا برا وقت ہے. امتحان آتے ہیں، میرے پہ بے شمار، میرے پہ نہیں ہے. آپ استقامت رکھتے ہیں. میرے خیال میں شیر افضل صاحب کا تحریک انصاف میں مقام تھا، ہے، اور ان کا رول رہے گا اور ان کو آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی دروازے ان پہ بند نہیں ہیں. بہت شکریہ. ان کو واپس یعنی اسی طریقے سے ایکٹیو رہنا چاہیے جیسے وہ ہیں. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب نے. نیر بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ظاہر ہے کہ ہم سیاست پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بجٹ پاس کرنے جا رہی ہے حکومت اور آپ لوگوں کے بیچ میں جو دوریاں تھیں بجٹ کو لے کر، خاص کر کے پی ایس ڈی بی کے معاملے میں، وہ بھی دور ہو گئی ہیں. لیکن میں اس پہ ایک ذکر کرنا چاہوں گی کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی سخت ترین ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں چھلک بھی رہی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو صاحبزادی ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ، انہوں نے بھی آج فلور پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر چیزوں پہ تو ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جو عام آدمی کی ادویات پہ ٹیکس لگے ہیں، مثلا یہ کہ جو ایلوپیتھی ہے وہ تو ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا پاکستان میں، اس پر تو خام مال پہ ٹیکس لگائی ہے 18%. لیکن جو ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں، یعنی ہومیوپیتھی کا جو سامان خریدتے ہیں لوگ، پھل سبزیاں انہی چیزوں سے بناتے ہیں دیسی طریقے سے، اس پر بھی ٹیکس عائد ہو گیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام کے لیے انتہائی مشکل ہے؟ کیونکہ جس بندے نے علاج کرانا ہے ہر بندہ افورڈ نہیں کر پا رہا. تو ہمارے یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے سر، گاؤں دیہات میں آج بھی لوگ جاتے ہیں حکیموں کے پاس علاج کے لیے، ادویات لیتے ہیں. یہ زیادتی نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ شکریہ. گزارش ہے کہ جو آصفہ صاحبہ نے جو بات کی، آبویسلی وہ نوجوان قیادت ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی وہ پہلی دفعہ پارلیمان میں آئی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے، اور عوامی مفاد کی بات یہ تو ان کے خون میں شامل ہے. میں پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ جی ایس ٹی جو 1% بڑھایا، پیپلز پارٹی کو تو آن بورڈ پہ نہیں لیا، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ابھی یہ ایک پرپوزل ہے اور اس کو گورنمنٹ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ جی ایس ٹی آپ نے بڑھا کے آپ نے آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز پوری کرنا چاہتے ہیں، اس کے اور طریقے بھی ہیں اس ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے. اس کے لیے وہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو آپ بڑھاتے. جی ایس ٹی جو ہے یہ کامن آدمی پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے، یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی جانب گورنمنٹ کیوں نہیں میز لیتی؟ اور اس پہ پاکستان میں
जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो कितने % टैक्स देते हैं, इस 25 करोड़ के पॉपुलेशन में कितनी % लोग टैक्स पेयर हैं, ये बहुत मिनिमल सा उनका तादाद है उनकी। तो इसलिए हम समझते हैं कि जीएसटी के बारे में इनको गौर करना चाहिए, उससे कॉमन आदमी इफेक्ट होता है। एक बंदा माचिस की डिब्बियाँ लेता है तो उस पर भी वो इफेक्ट होगा, बिल्कुल ऐसे ही। और पर्टिकुलरली जीएसटी पे एक और इशू है, जीएसटी के एक और इशू है कि आप यूरोप में देखें तो बहुत सारे ईटेबल्स हैं उस पर जीएसटी नहीं होता। बहुत सारे कमोडिटीज जो बच्चों की हैं उन पे जिसको वैल्यू एडेड टैक्स जिनको कहते हैं वैट, वो नहीं होता। तो ऑब्वियसली हम ये समझते हैं कि जीएसटी मतलब बच्चों के दूध पे तो नहीं होना चाहिए, इवन बच्चों के क्लोथ पे भी नहीं होना चाहिए। आप यूरोप में देखें कि बच्चों के क्लोथ में वैट कोई नहीं होता। तो इसलिए आप टैक्स नेट बढ़ाएं ना। आप देखें कितने % पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है कितने % हैं, लॉयर्स कितने % हैं, बिल्कुल, इंजीनियर्स कितने % हैं, या ट्रेडर्स कितने % हैं। तो हमें ये मुल्क और कौम, ये मुल्क हमारा है, कौम को ये गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है कि हमें ये तो समझ आती है कि हम एलोपैथी जो सामान है उसका बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हकीमी अद्वियात हैं वो तो ज़ाहिर है कि होम्योपैथी की सारी अद्वियात देसी होती हैं, यहाँ से बनती हैं। तो उस पर कम अज़ कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह के टैक्सेस ना लगाएं, आम आदमी का इलाज मुश्किल ना करें। लेकिन नय्यर बुखारी साहब, मुझे बताइएगा, आप लोगों के मुतालबात तो हुकूमत ने मान लिए हैं, पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं तरक्याती फंड्स के हवाले से। पंजाब में हिस्सा लेने के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है? देखिए जी, उस पर पेशरफ्त है और के डिमांड्स क्या था, ये एक मुआहदा था हमारा जब हम गवर्नमेंट में आए थे, और हम ये चाह रहे थे कि उस मुआहदे पे अमल दरामद हो। और जिसका हमें गिला था, पहला गिला था कि इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया बजट प्रपोजल्स पे, और इन्होंने एक बजट जो फ्लैश आउट किया, अल्टीमेटली पास तो उसको होना है, रिकमेंडेशंस अभी सेनेट से भी आनी है, कुछ इनपुट्स हम भी देना चाहते थे उस पर, लेकिन है कि पब्लिक फ्रेंडली बजट होना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमने आवाम के पास जाना होता है। और हमारा ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जो उनके साथ कल भी मीटिंग हुई है और आज भी मीटिंग हुई है, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और ये पंजाब में वजारतों से मुतालिक, हाँ, ये पंजाब में वजारतों से मुतालिक कौन रुकावट है? नहीं, ये तो हमने वजारतें तो डिमांड ही नहीं की है पंजाब में। ये आपको किसने कहा थी कि आप वजारतें डिमांड? नहीं, आप लोग बिल्कुल पंजाब में अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कुछ जो पंजाब से कुछ नुमाइंदे हैं, आप उनको नहीं चाहेंगे कि वो बड़े ओहदों पे जाएं और अवाम की नुमाइंदगी उस तरीके से करें? नहीं, फिर जब हम जाएंगे, अगर गए तो फिर वफाक में भी जाएंगे और पंजाब में भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये फैसला हमारी सीईसी करेगी कि जिन्होंने सीईसी में फैसला किया था 13 और 14 फरवरी को हम गवर्नमेंट बनाने में तावन करेंगे, इनके मावन जरूर बनेंगे, लेकिन कैबिनेट स्लॉट नहीं लेंगे, हम एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जब भी ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा, मेरी जमात की सीईसी फैसला करेगी। लेकिन जो पंजाब के हवाले से बात है, सेम इज द केस इन फेडरल गवर्नमेंट भी ऑल्सो। से फॉर एग्जांपल फेडरल कैपिटल जो है, यहाँ का मैं रिहायशी हूँ, ऑब्वियसली हम भी चाहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट में हमें शेयर मिलना चाहिए, डेवलपमेंट में, कमेटीज़ में, लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट में। तो जब हम गवर्नमेंट में हैं तो फिर हमारे बगैर इनकी गवर्नमेंट बनती नहीं थी, तो गवर्नमेंट हमारी बुनियाद पे बनी है, तो हमें तो शेयर मिलना चाहिए उसमें। अच्छा, इस पे खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि कुछ वजारतें जो हैं ज़ाहिर है कि नून लीग ने भी खाली रखी हैं, फिल इन नहीं की हुई, ताकि अगर आप लोग कल को आते हैं तो आप उनको ज्वाइन कर सके। लेकिन वैसे कौन कौन सी वजारतें हैं जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सकती है? दिस इज अगेन अ प्रीमेच्योर क्वेश्चन, कभी हमने फैसला ही नहीं किया कि हमने। लेकिन आपके इत्तेहादियों ने तो जगह खाली रखी हुई है ना जी, वो खाली वो रखे, भला उनका काम है ना। जब मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैसला करेगी तो फिर भी डिबेट ऑन इट ना। लेकिन है कि वो कहते हैं ना, मेरे मुंह में जवाब तो ना डालें आप। अच्छा, चले, मैं आपके मुंह में जवाब नहीं डालती, मैं आपसे एक और सवाल कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला हुआ है एपिक्स कमेटी में, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की जमात है दूसरी JUIF, वो इस पे इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी?
बनता था उनका? देखिए जी, बात यह है कि उनकी रिएक्टिव होना या नहीं होना, इशू ये है कि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और आप देखिए कि हमारे किस्सा आए दिन हमारे नौजवान बिलखुसूस फ़ौज के और पुलिस के जवान वो शहादतें कबूल कर रहे हैं। और कब तक हम ये शहादतें कबूल करते रहेंगे? हमें बिल्कुल अगर हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ अगर हम कार्रवाई करना चाहते हैं या हमारी फोर्सेस चाहती हैं तो हमें पूरी कौम को, हैसियत कौम, अपने आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। इसका डिसीजन एपेक्स कमेटी इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट की थी। एपेक्स कमेटी कब बनी थी? ये एपेक्स कमेटी का जो कंसेप्ट था ये 2014 दिसंबर में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का इंसिडेंट हुआ, जब ये धरने पे बैठे हुए थे और फिर उनको धरना छोड़ना पड़ा। लेकिन है कि मेरी पहली जो प्रायोरिटी है वो मुल्क की सिक्योरिटी है। हाँ, लेकिन इसमें अपोजिशन का एक मुतालबा है। बैरिस्टर गौहर साहब ने, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी बुखारी साहब, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की अगर आप बात सुने तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए और यहाँ पर आकर ये डिस्कस करना चाहिए, जो कि कहा भी है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हम लेकर आएंगे इसको, पहले हम काबीना के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर ये डिस्कशन करते हैं, मैं उसको समझता हूँ कि जी मैं उसको ज़रूरी नहीं समझता हूँ। देखें ना जी, उसके लिए एक एपेक्स कमेटी बनी है और एपेक्स कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। ये अपोजिशन वाले जाके बैठे ना उसमें एपेक्स कमेटी में। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी इश्यूज बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, इसको इतनी ओपन डिबेट पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए। हाँ, एपेक्स कमेटी बनी है, वहाँ पे पार्लियामेंट के नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे डिस्कशन करें कि सेंसिटिव इश्यूज है और इसको इनको इतना ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी इश्यूज को एक्सपोज नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये इमेच्योर मुतालबा है। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि ये वहाँ पे, हाँ, आप समझते हैं कि ये अपोजिशन की तरफ से जो मुतालबा है कि इसे पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कस करना चाहिए, वो इंतहाई एक इमेच्योर मुतालबा है जो उनकी तरफ से हुआ है। बहुत शुक्रिया नईर बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो IT की फील्ड है वो बाकी ममालिक से इतनी पीछे क्यों है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया फ्यूल से इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जाने के बाद शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ियों तक आन पहुंची है। ड्राइवर के बगैर चढ़ने वाली गाड़ियों के तजुर्बे के साथ साथ उड़ने वाली टैक्सीज और पार्सल घरों तक छोड़ने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल भी जोर पकड़ता जा रहा है। फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिल रही है और अस्पतालों में होने वाले इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन में माहिर डॉक्टर्स की मदद रोबोट्स कर रहे हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में आ चुके हैं जहां हमारे कंप्यूटर के पास हमारी पसंद या नापसंद के खाने पीने की ज़ाती मालूमात भी मौजूद होती हैं। जिस तरह करेंसी के लिए सिक्कों के इस्तेमाल से कागज़ का इस्तेमाल करने और फिर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगी तक आने के बाद अब डिजिटल करेंसी जगह लेने के लिए तैयार खड़ी है, ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी IT की दुनिया में तहलका मचाने के लिए, इंसानों की दुनिया को तब्दील करने के लिए तैयार खड़ी है। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तानी हुकूमत IT और जदीद टेक्नोलॉजी की दौड़ में कहाँ खड़ी है। हमारे मुल्क में लाखों बच्चे स्कूलों में कुर्सी और टेबल जैसे बुनियादी फर्नीचर से महरूम हैं और 2 करोड़ 62 लाख बच्चे सिरे से स्कूल ही नहीं जाते। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम 2,60,000 से ज़ायद तालीमी इदारों पर मुश्तमिल है, जिनमें 4 करोड़ 10 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि 15,35,000 असातिज़ा इन बच्चों को तालीम मुहैया कर रहे हैं। मगर इन सभी तालीमी इदारों में रस्मी तालीम दी जाती है। टेक्निकल और वोकेशनल तरबियत के इदारे तो ज़रूर मौजूद हैं, मगर उनकी तादाद इतनी नहीं कि मुल्क में IT तरबियत याफ्ता बच्चे तालीम हासिल करने के बाद नौकरी ढूंढने की बजाय ऑनलाइन बिजनेस से दूसरों के लिए मुलाजमतें पैदा कर सकें। मुल्क के खस्ता हाल तालीमी निज़ाम के बावजूद हमारे नौजवान IT के शोबे में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स में गुज़श्ता माह $332 मिलियन का हैरान कुन इजाफा हुआ, जबकि गुज़श्ता माली साल के सिर्फ 11 महीने में पाकिस्तान में IT का शोबा
$2.925 अरब डॉलर्स की जो भारी तरसेलात हैं वो मुल्क में लेकर आया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान में 60,000 फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही साल के बाद यानी 2019 में पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के रुझान में इस कदर इजाफा हुआ कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की जो आमदनी है वो 2018 के मुकाबले में 42% बढ़ गई और आज मुल्क भर में तकरीबन 30 लाख फ्रीलांसर्स घर बैठे सारी दुनिया को ऑनलाइन सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की दुनिया में भारत को पीछे छोड़ते हुए 10 बड़े ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ चुका है। ताहम भारत आज भी आईटी के शोबे में पाकिस्तान से कई आगे। भारत की सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स 126 अरब डॉलर्स की हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 अरब डॉलर्स की बरामदात कर रहा है। भारत में 1000 से ज़ायद टेक्नोलॉजी पार्क्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में 40 से 50 के करीब मौजूद हैं। पाकिस्तान में 290 यूनिवर्सिटीज़ आईटी की डिग्रियां दे रही हैं, जबकि भारत में 1790 यूनिवर्सिटीज़ आईटी की तालीम दे रही हैं। नाज़रीन, हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, मगर आज हम गंदम से लेकर चीनी और टमाटर प्याज से लेकर आलू तक तकरीबन हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं। अरब ममालिक के सहरा आज फसलें पैदा कर रहे हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी की मदद से एक सीज़न में 4 फसलें ले रही है, मगर हम ना तो ज़राअत में कोई टेक्नोलॉजी की मदद लेकर ज़राअत बेहतर कर रहे हैं और ना ही टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी इंडस्ट्री और आईटी की बरामदात बढ़ाकर ज़र मुबादला इकट्ठा करने का सोच रहे हैं। अगर मईशत को मजबूत करना है, IMF को खुदा हाफिज़ कहना है और अपनी खुददारी पर समझौता नहीं करना और दूसरों की जंग में खुद को नहीं डालना, तो हमें भी टेक्नोलॉजी के मैदान में कदम रखना होगा। और इसके लिए मुल्क के नौजवान तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमारी हुकूमत क्या इक़दामात उठा रही है उन नौजवानों के लिए। हमें ज्वाइन किया है आईटी एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया कंवल, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कंवल कि हमने देखा है कि कुछ एक टाइम से पाकिस्तान में जो आईटी की इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी बूस्ट हुआ है, उसको बूम भी मिला है। गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इस बारे में सोच भी रही है, इक़दामात भी कर रही है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। इसकी वजह क्या है? देखें, ये बात सच है कि पाकिस्तान, अभी एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने रेट किया है पाकिस्तान एज द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, मतलब सबसे ज़्यादा एक अच्छी लोकेशन है आईटी फ्रीलांसर्स के लिए, आईटी एक्सपोर्ट वर्कर्स के लिए, आईटी आउटसोर्सिंग के लिए। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नौजवान हैं वो स्किल्ड आईटी में उनके पास कुछ स्किल्स भी हैं, मगर साथ साथ वो अंग्रेज़ी भी कुछ हद तक बोल सकते हैं। और कॉस्ट अभी पाकिस्तान की बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और बाकी डेस्टिनेशन से भी कॉस्ट अभी कम है पाकिस्तान की। और क्योंकि हमारा रुपया और भी थोड़ा कमज़ोर हो गया है, तो वो जब डॉलर्स में देखते हैं तो उनको लगता है कि पाकिस्तान की कॉस्ट या यहाँ पे रिसोर्सेज की कॉस्ट कम है, तो इसलिए पाकिस्तान हैज़ बिन रैंक्ड एज वन ऑफ द टॉप एंड इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट टॉप इन द अट्रैक्टिव प्लेसेस। मगर देखें, बात आपने अभी की कि इंडिया की 126 बिलियन एक्सपोर्ट है, जबकि हमारी जो है वो 3 बिलियन एक्सपोर्ट है। मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल ये है कि देखें, आईटी एक्सपोर्ट में जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, हमारे क्योंकि स्किल्स इतने लो लेवल स्किल्स हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, मगर जो हाई लेवल स्किल्स हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, क्रिप्टो करेंसी की पॉलिसी नहीं है अभी तक हमारे पास कोई। वी डोंट इवन पाकिस्तानी बैन है बिल्कुल, तो कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। एआई जो है उसके वहाँ पे एक जो स्किल्ड रिसोर्सेज है वहाँ बहुत बड़ा फुकतान है पाकिस्तान में। एआई के जो प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत थोड़े हैं, देयर फ्यू एंड फार अपार्ट। तो जो बहुत हाई एंड स्किल्स हैं, ठीक है, 5G, क्रिप्टो करेंसी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में ये वाले वर्कर्स आपको नहीं मिलते। आपको छोटे स्किल्स के जो कि $100 कमा लेंगे किसी जॉब के लिए, $200 कमा लेंगे, $300 कमा लेंगे, तो छोटे छोटे ये इस तरह के फ्रीलांसिंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि जिसकी वजह से उनकी सारी इनकम, इतने ज़्यादा लाखों के हिसाब से फ्रीलांसर्स हैं, मगर उन सबकी इनकम कंबाइन करके भी 3 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। तो पाकिस्तान में जो एक बहुत, और मैं ये गवर्नमेंट में बहुत दफ़ा आवाज़ उठा भी चुकी हूँ, और बहुत दफ़ा जब मैं बात करती हूँ आईटी सेक्टर में तो ये बार बार बात दोहराती हूँ कि देखें, गवर्नमेंट में कॉर्पोरेट सेक्टर को, आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना ज़रूरी जो कि आईटी कॉर्पोरेट को उठाए। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ।
ہمارے ہاں ایک شاید آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہو کہ جو IT ریمیٹنس آتی ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. ہم فری لانسرز کو بے شک ٹیکس نہ لگائیں، مگر جو ریموٹ ورکرز ہیں، جو باہر سے اگر کوئی کمپنی یہاں پہ کسی کو ہائر کرتی ہے تو کسی ڈیولپر کو ہائر کرتی ہے، کسی اچھے اسکل ریسورس کو ہائر کرتی ہے جو کہ ویسے ہی بہت کم ہے، یہاں سے ہائر کرتی ہے تو انہیں ڈالرز میں پے کرتی ہے، ڈالرز میں پے کرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تو وہ ڈالر ریمیٹنس آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، اور اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. مگر جو لوکل کمپنی ہے، میری ایک IT کمپنی ہے، میرے اور دوستوں کی IT کمپنی، جو لوکل کمپنیز ہیں وہ ان لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. ٹیکس لگاتی ہوں. ہم نہیں باہر کیونکہ دیکھیں جو اگر ہم کسی اچھا، میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا میں تو بلاک چین پہ بھی کام ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تو خیر اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا. آپ نے چونکہ کرپٹو کا ذکر کیا، بلاک چین پہ کام نہیں ہو رہا، کرپٹو پہ کام نہیں ہو رہا، اٹس بین، فوریکس مارکیٹ پہ کام نہیں ہو رہا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو 80 ارب روپے کا جو بجٹ مختص کیا ہے IT کے لیے، یہ از دیٹ انف؟ اور یہ بھی مجھے بتا دیں کہ یہ جو IT سے وابستہ نوجوان ہیں، ان کے پاکستان میں رہتے ہوئے مسائل بیسکلی ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جتنا بھی IT پہ انویسٹ کیا جائے میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے. وہ اس لیے کہ IT میں جب کوئی بھی آپ انٹر ہوتے ہیں، کوئی کمپنی بھی آتی ہے تو بہت لو کاسٹ آف انٹری ہے. اگر آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہے، آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے، آپ نے پہلے وہ فیکٹری لگانی ہے، کہیں سے کیپٹل آپ کو چاہیے نا وہ لگانے کے لیے. IT میں کوئی کیپٹل نہیں چاہیے. IT کا بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. IT میں اگر کسی نے باہر سے بھی آپ سے کام لینا ہے تو تالے ان کے پاس ہی ہیں، آپ سے وہ ریموٹ کام کروائیں گے، اس کے بعد اپنا بزنس ٹھپ کر کے، مطلب باہر سے بھی اگر کوئی کمپنی IT کے لیے یا اسکل ریسورسز یہاں سے ہائر کرتی ہے تو ان کا رسک بہت کم ہے. ان کو پاکستان میں آ کے ایسا انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ باہر سے ہی ہائر کر کے لوگوں کو ان کے ریسورسز لے کے ریموٹلی ان سے کام کروا کے اور پھر باہر ہی اپنا کام رکھ کے جا سکتے ہیں اور پاکستان میں ڈالرز آ سکتے ہیں. مگر میں پھر سے یہ کہوں گی کہ جو ہم نے پاکستان میں جو گورنمنٹ نے بجٹ مختص کیا ہے، اگر آپ نے لانگ ٹرم ویو لینا ہے، اگر آپ نے لانگ ٹرم ویو لینا ہے، میری بات یاد رکھیں، تو آپ کو IT کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، مطلب جو IT کی کمپنیز ہیں، جو IT کی انوویشن ہے، ابھی پاکستان ایک کاسٹ سینٹر ہے. پاکستان میں لوگ لے کر آتے ہیں، کچھ اسکل ریسورسز ہائر کر لیتے ہیں، وہی ریموٹ ورکرز کل کو باہر چلے جائیں گے. پاکستان میں ایز سچ پروڈکٹیو کیپیسٹی IT کی نہیں بڑھ رہی. ٹھیک ہے، پاکستان میں انوویشن آنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں AI پہ کام ہو، پاکستان میں وہ کمپنیز ہو جو کہ نیکسٹ AI کا B2B پروڈکٹ ایسا انٹروڈیوس کریں جو کہ دنیا بھر میں چھا جائے. پاکستان لیکن میں اس کے لیے قبل آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل یا ووکیشنل یا یوں کہیں کہ اس کے لیے آپ کو اسکلڈ نوجوانوں کی ضرورت ہوگی. تو ڈو یو تھنک کہ ہمارا تعلیمی نظام اس قابل ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے کچھ اچھی چیزیں کی ہیں، اور وہ یہ کہ گورنمنٹ نے بہت سارا بجٹ نیفٹیک کے تھرو اور دوسرے پروگرامز کے تھرو AI پہ اور اس طرح کی ٹریننگز پہ لگانا شروع کیا ہے. ابھی تھوڑا ہے اور فار اپارٹ ہے، اور ریسورسز کم، ایسے بچے کم ملتے ہیں جو کہ جنہوں نے BS کیا ہوا ہو. یونیورسٹیز میں اور پیسہ لگانے کی ضرورت ہے. اس طرح کے ہائی اینڈ پروگرامز ابھی ہمارے پاس اکا دکا یونیورسٹیز، فاسٹ ہو گیا جی، مطلب کچھ اکا دکا یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس جو کہ اس طرح کے ریسورسز پریپیئر کر رہی ہیں، جو کہ نکلتے ساتھ ہی یونیورسٹی کے کسی قابل ہوتے ہیں. جو زیادہ تر ابھی HEC کی کچھ عرصہ پہلے رپورٹ آئی تھی جس میں یہ آیا تھا کہ جو زیادہ تر ریسورسز ہیں، 90% ہمارے جو کمپیوٹر سائنس کے ریسورسز گریجویٹ کرتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں کوئی سافٹ ویئر کمپنی ہائر بھی کر سکے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے نیفٹیک اور یہ پروگرامز آئے جنہوں نے ووکیشنل ٹریننگ شروع کی کہ 6 مہینے کا کورس کر لیں، 4 مہینے کا کورس کر لیں کہ آپ امپلائیبل ہو جائیں. یہ پروگرامز جو ہے یہ پھر بھی ایک ری ایکٹیو اسٹریٹجی ہے. پرو ایکٹیو اسٹریٹجی. اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح کے پروگرامز گاؤں دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں بھی ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے، مگر دیکھیں گاؤں دیہاتوں دور دراز علاقوں میں کیونکہ اتنا بیسک فاؤنڈیشن ایجوکیشن کی اتنی ویک اور پور ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کوئی پروگرام دیکھیں، آپ کسی پرانی گاڑی کو اگر آپ صاف بھی کر دیں اور بہت اچھی اس کے اوپر پالش والش کر دیں تو اس کے اندر تو انجن وہی ہے نا. تو جب تک کہ بیسک فاؤنڈیشنل سکلز اور ایجوکیشن بہتر نہیں ہوتی تب تک آپ اس طرح کے ہائی اینڈ، میں پھر سے آپ کو کہہ رہی ہوں ایک ڈفرنس ہے یہاں پہ، لو اینڈ اسکلڈ ورکرز ہمارے پاس پاکستان میں بہت زیادہ ہے. گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ. ہائی اینڈ اسکلڈ ورکر کی بات ہو رہی ہے جو کہ زیادہ ایکسپورٹ، جو کہ ایکچوئل کوئی ڈینٹ کریٹ کر سکے ایکسپورٹ میں. اس کے لیے فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنا ہے، ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنا، یونیورسٹی کے پروگرام اسٹرانگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے چھوٹے موٹے 6 مہینے 4 مہینے کے کورسز سے بہت بڑا ڈینٹ نہیں کریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے IT کے شعبے میں کوئی انقلاب برپا کرنا ہے تو پھر آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ آنا پڑے گا. بہت شکریہ کنول، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین، پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.